हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम सीखेंगे बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस को कैसे जल्दी से जल्दी लर्न करें। आसान तरीका मैं सिखाऊंगा, वीडियो में बने रहें। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसमें 57 का आंसर देखा जाए तो 57 का डी है, इसलिए इसका डी आंसर सही है। अब इसको कैसे याद करेंगे, चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को भी साथ साथ देखते रहेंगे। आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। इसके लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन, आर्मेचर वाइंडिंग को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग लिया जाता है। इसके लिए आप लोगों को क्वेश्चन को अपने मन से याद रख के तुरंत लिखना है, देख देख के नहीं लिखना है। इसके बाद हम लोग को पता है कि इसका अभी हम लोग देखेंगे हैं केल्विन ब्रीज। अब इसको अपनी भाषा में कई बार लिखने की कोशिश करेंगे। इट इज़ केल्विन ब्रीज, so this is Kelvin breeze for use instrument आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग का यूज आर्मेचर वाइंडिंग के इंस्ट्रूमेंट यानी कि आर्मेचर वाइंडिंग को मापने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है। तो केल्विन ब्रीज का यूज आर्मेचर वाइंडिंग के लिए किया जाता है, मापने के लिए। ऐसे आप लोग कई बार लिखेंगे तो वैसे ही एक ही बार में याद हो जाएगा, लेकिन याद रहे कि क्वेश्चन के साथ साथ ही आंसर को लिखना है, क्वेश्चन को भी याद रखना है, वरना आप लोग भूल जाएंगे कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर है, जिससे आप लोग को दिक्कत होगा। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध मापने के लिए। अब यहाँ पर देखेंगे शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग परीक्षण के लिए। तो आर्मेचर वाइंडिंग के परीक्षण के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है। तो आर्मेचर वाइंडिंग के परीक्षण के लिए देखा जाए तो 58 का सी सही है, यानी एक्सटर्नल ग्राउलर, बाहरी ग्राउलर। शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है। इसका पिक्चर हम लोग मैं दिखाता हूँ आपको। बाहरी ग्राउलर, एक्सटर्नल ग्राउलर, ये है एक्सटर्नल ग्राउलर। इसको ध्यान से देख के उसके बाद ये है, इसका टेस्ट किया जाता है। ये आर्मेचर और ये एक्सटर्नल ग्राउलर, जिसके सहायता से इसका परीक्षण किया जाता है, इसके कॉइल का। तो इस वजह से हम लोग देखते हैं कि शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग जान गए कि बाहरी ग्राउलर। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी साथ साथ लिखेंगे, शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है। तो इसमें हम लोगों ने देखा, बिना देखे अपने आप बताना है, क्योंकि हम लोगों ने कई बार पढ़ लिया है। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे कि एक्सटर्नल ग्राउलर, एक्सटर्नल ग्राउलर
का उपयोग आर्मेचर वाइंडिंग के शॉर्ट और ओपन सर्किट का वाइंडिंग परीक्षण के लिए एक्सटर्नल ग्राउलर का उपयोग करते हैं। एक्सटर्नल ग्राउलर का उपयोग शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण एक्सटर्नल ग्राउलर द्वारा किया जाता है। कई बार लिखने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपको याद हो जाए। क्वेश्चन के साथ साथ लिखना ज़रूरी है, जिससे कई बार दोहराएंगे तो आंसर अपने आप मिल जाएगा। यानी कि शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है, तो ये है एक्सटर्नल ग्राउलर। और ये हम लोगों ने देखा तो ये है केल्विन ब्रिज। क्वेश्चन के साथ साथ ही देखना है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब ये है आपका डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि का नाम, यानी कि इस पिक्चर को देखना है। ऐसा पिक्चर आएगा और आपको पहचानना है कि ये कौन सा फील्ड है, कौन सा विधि है। इस विधि को देखने के लिए सबसे पहले आप लोग इसको अच्छे से कम 10 सेकंड तक देखिए। अब चलिए इसको कैसे करते हैं। तो इसको हम लोगों ने याद कर लिया है कि ऐसे था, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, उसके बाद एक ऐसे, फिर ये है आर्मेचर होता है। ऐसे बिना देखे बनाना है। इसमें से आपने देखा कि ऐसे था, ऐसे कट जाएगा, फिर नीचे का पूरा सीधा चला जाएगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। यह यल प्लस हो जाएगा, यह यल माइनस हो जाएगा। ये होता है डीसी सोर्स। ये होता है आर्मेचर, जिसके लिए A1 और A2 यहाँ पर लिख दिया जाएगा। अब इसका नाम क्या है ये देखने के लिए हम लोग इसको देखते हैं। पिक्चर सही बना है, इसको देखेंगे 59 का, तो यहाँ पर देखेंगे 59 का डी। आंसर डी इसका सही है। तो आंसर डी आर्मेचर डायवर्टर विधि। ये क्या है, ये पिक्चर क्या है, आर्मेचर डायवर्टर विधि। आर्मेचर डायवर्टर विधि जो कि डाइवर्ट कर देता है इसके करंट को। यह है कुंडली, कॉइल्स होता है। तो इसका नाम क्या है, इसको ऐसे लिखेंगे, दिस इज आर्मेचर डायवर्टर मेथड। सो आई नो this is armature diverter method। ये कौन सा पिक्चर है, आर्मेचर डाइवर्टर मेथड। आर्मेचर डाइवर्टर मेथड। इस पिक्चर को बस देखेंगे और उसके नाम को दोहराते रहेंगे। इस पिक्चर को देखेंगे और उसके नाम को लिखते भी रहेंगे। आर्मेचर डाइवर्टर मेथड। ऐसे आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगा।
जितना ही पेन चलाएंगे, जितना ही लिखने की कोशिश करेंगे, वैसे याद हमेशा रहेगा। जैसे ही आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा, उसको देखेंगे, उसका आंसर ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? तो ये होता है बाहरी ग्राउलर, एक्सटर्नल ग्राउलर। और ये अगर देखा जाए आर्मेचर वाइंडिंग को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये होता है केल्विन ब्रिज। किस उपकरण का उपयोग आर्मेचर वाइंडिंग में? रेजिस्टेंस के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है? तो केल्विन ब्रिज होता है। ऐसे हम लोग देखेंगे, तो साथ साथ क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर, यानी क्वेश्चन को भी एक बार पढ़ के उसको अपने मन से लिखना है। उसके बाद उसका आंसर भी देख के एक बार, उसके बाद फिर लिखना है। यानी कि आंसर को कई बार लिखना है, उसी क्वेश्चन को देख देख के आंसर को कई बार लिखना है, जिससे कि आपको याद रहे। कई बार लिखने का मतलब है उसको अपनी बातों में एक्सटर्नल ग्राउलर का उपयोग आर्मेचर वाइंडिंग के शॉर्ट और ओपन सर्किट का वाइंडिंग परीक्षण के लिए किया जाता है। एक्सटर्नल ग्राउलर का उपयोग करते हैं। एक्सटर्नल ग्राउलर का उपयोग शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण एक्सटर्नल ग्राउलर द्वारा किया जाता है। ऐसे हम लोग देखेंगे, तो कई बार अपनी बातों को, एक ही आंसर को कई तरह से घुमा घुमा के लिखने से वो क्वेश्चन के साथ साथ याद हो जाता है। अब चलिए देखते हैं आगे का। ये हो गया आर्मेचर डाइवर्टर मेथड। ये पिक्चर क्या है? आर्मेचर डाइवर्टर मेथड है। नेक्स्ट देखा जाए। जितना ही कॉपी भरेंगे उतना ही याद होगा, लिखने की ज़्यादा कोशिश कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास, डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है? यह हम लोग देखें, डीसी फील्ड कॉइल के लिए, एक डीसी मोटर जो होता है उसके फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन हम लोग देख लिए, क्वेश्चन हम लोग को समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है। तो 60 का क्या है देखेंगे, 60 का ए सही है, 60 का ए सही है। तो इसलिए 60 का ए क्या कह रहा है? सुपर इनेमल्ड तांबे के तार डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है? तो सुपर इनेमल्ड तांबे का तार, सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर। तो हम लोग अपने मन से क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन जरूरी नहीं कि मिलना चाहिए, बस अपनी भाषा में समझ में आ जाना चाहिए। तो डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस प्रकार का वाइंडिंग वायर लेते हैं? ये हम लोग अपनी भाषा में क्वेश्चन लिखे हैं। क्वेश्चन जरूरी नहीं ये मिलना चाहिए, बस ये आपकी इसकी बात और उसकी बात में मैचिंग होना चाहिए कि ये क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेम बात होना चाहिए। बस अपनी भाषा में लिखते रहिए। अब इसमें हम लोग क्या देखे हैं? तो इसमें हम लोग देखे हैं सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर। तो इसको फिर अपनी भाषा में लिखेंगे कि हम जानते हैं कि सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर का उपयोग डीसी फील्ड कॉइल के लिए वाइंडिंग के लिए किया जाता है। कई बार लिखने की कोशिश करते रहेंगे। अब हम कहेंगे कि आई नो वेरी वेल सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर used for field winding in DC मोटर। डीसी मोटर में
सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर का उपयोग फील्ड कॉइल का वाइंडिंग करने के लिए किया जाता है। एक ही आंसर को कई बार अपने बातों में घुमा घुमा के वैसे ही लिखना है, कई बार लिखना है, जिससे कि आप लोग उसी को घुमाते रहे, देखते रहे, और क्वेश्चन के साथ साथ मिला मिला के भी लिखना है, जिससे कि क्वेश्चन और आंसर एक तरह से बध जाए। ये हम लोग को पता चल गया कि डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस प्रकार का वाइंडिंग वायर चाहिए। तो डीसी फील्ड कॉइल के लिए हमें सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर चाहिए। ये क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास आ रहा है कि डीसी मोटर की गति गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर जब फार्मूला आ जाए तो फार्मूला सबसे बेसिक फार्मूला पहले लेना चाहिए, उसके बाद आगे का जो पूछ रहा है तो वो बन जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि डीसी मोटर की गति यानी कि गति अगर देखना हो तो यम से इसी को प्रदर्शित करते हैं। मोटर की गति अगर दिखाना होता है तो आरपीएम में देखते हैं, जिसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे कि इसका प्राइमरी जो फार्मूला बना है डीसी मोटर के लिए वो सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद ये ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो हम लोग चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो है डीसी जनरेटर के लिए, डीसी जनरेटर के लिए फार्मूला, प्राइमरी फार्मूला ये है ईएमएफ की गणना करने के लिए। तो ये डीसी जनरेटर हो या डीसी मोटर हो, दोनों डीसी जनरेटर या डीसी मोटर एक ही फार्मूले पर काम करते हैं, जिसके लिए हम लोग देखते हैं कि इसका क्या कह रहा है। उत्पन्न ईएमएफ फाई ZN/60 इंटू PA वोल्ट, ये दिख रहा है। ये उत्पन्न ईएमएफ फाई ZN/60 इंटू PA वोल्ट। सही है। चलिए अब देखते हैं। तो ये हम लोग जान गए कि उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए फाई ZN/60 PA वोल्ट जो है ये प्राइमरी है। अब इसमें जो है जेड है तो ये चालकों की संख्या दर्शाता है चालकों की संख्या दर्शाता है, और एन जो है ये घूर्णन गति दर्शाता है। ये जनरेटर का हो या मोटर का हो, दोनों एक ही फार्मूले पर काम करते हैं, जो है कि फैराडे का ईएमएफ सिद्धांत। अब ये जो पी है ये पोलों की संख्या है, और ए इसमें समांतर मार्ग का रास्ता है, और ये फाई है तो फाई फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। अब हम लोग ये जान गए और इसको लिखेंगे अपनी भाषा में पहले। हाँ ये है। तो डीसी मोटर की गणना करने के लिए सबसे पहले हम लोग प्राइमरी फार्मूला लिखेंगे। थोड़ा सा टाइम एक पर अगर देंगे तो ये बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक एक क्लियर होता जाएगा, ताकि क्वेश्चन जब भी सामने आए तो आप बेझिझक टिक कर दें। अब इसके लिए हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले क्वेश्चन देख लेंगे। डीसी मोटर में गति, किसकी गति? आर्मेचर की। गणना करने का फार्मूला, ये हम अपनी भाषा में लिख रहे हैं। अपनी भाषा में क्वेश्चन लिखना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि याद रहता है, और आंसर के साथ मिला मिला के लिख लेना चाहिए। अब इसके लिए हम लोग सबसे पहले देखें फार्मूला, प्राइमरी फार्मूला क्या है इसका। प्राइमरी फार्मूला इसका ये है कि हम लोग देखें कि ई जो है मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ईएमएफ होता है, जिसके लिए फाई ZN/60 इंटू PA वोल्ट, ये हम लोगों ने देखा। अब इसमें से हम देखेंगे सबका पहले अलग अलग नामकरण करेंगे। तो ई का हो जाएगा प्रेरित विद्युत
वाहक बल। कैसे याद करना है ये तरीका बता रहा हूँ। डायरेक्ट आप उसी को रटेंगे तो याद नहीं रहेगा, वो कन्फ्यूजन हो जाएगा, उसके बाद में दिक्कत हो जाता है, क्योंकि एक ही तरह से कई सारा क्वेश्चन पूछ देता है तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए लाइन बाय लाइन अच्छे से देखना चाहिए ताकि कभी भी